हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बेटा? मैं सोहन लाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा पे। अब जैसे कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक हैं और काफी एग्जाम आपके हो भी चुके हैं। अब मैथ्स का एग्जाम है और काफी बच्चे जो है वरीड है, किसी कारणवश वो अपनी प्रिपरेशन बेटर नहीं कर पाए। तो इसी उसमें हमने जो है अभी शुरू किया है बेटा वन शॉट रिवीजन का सीरीज, गेम चेंजर सीरीज। अभी 1 वीक या 10 डेज में ही आप जो है रिवीजन करके, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा ना, 30-40% भी पढ़ा है। और हमारा ये वन शॉट रिवीजन का यदि जो बच्चा सीरीज कंप्लीट करेगा तो इजीली जो है वो 65 या 70 प्लस मार्क्स ले सकता है। और जिसने अच्छे से कर रखा है और ये क्लास वो देख लेगा, 75% मैं गारंटी देता हूँ बेटा, बिल्कुल आप जो है गेन कर सकते हो। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा रियल नंबर्स। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपका 6 मार्क्स का आने वाला है बेटा। ये टॉपिक आपका 6 मार्क्स का आएगा बच्चे, ठीक है। 6 मार्क्स में आपका ये टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक रहेगा आपका 6 मार्क्स का। और इसमें तो आपका टॉपिक काफी शॉर्ट कर दिया गया है। 6 मार्क्स का टॉपिक है। हाँ जी, 6 मार्क्स में आपका ये टॉपिक रहने वाला है। एक बार थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, तो वेट अ मोमेंट। हाँ बेटा। 6 मार्क्स है। और मुश्किल से आप कहेंगे ना, इसको 30-40% आपका टॉपिक रह गया डिलीशन के बाद, ठीक है। और उसी टॉपिक को आज हम जो है रिवाइज करने वाले हैं। और अब इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता अभी कोई बच्चा 6 में से 5 भी लेके आएगा। 6 आउट ऑफ 6 यानी कि 6 मार्क्स तो आज की इस क्लास के बाद आपके जो है पक्के हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे। 6 मार्क्स तो मेरे पक्के हो गए, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी 6 मार्क्स की रहेगी, और इस क्लास के बाद आपका जो है 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा जी आज का क्लास रियल नंबर। तो रियल नंबर ये हमारा आज का क्लास है। वन शॉट रिवीजन इसका हमने रखा है आज। अब इसके जो मेन मेन टॉपिक आपके हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमारा फर्स्ट आज का टॉपिक है। यदि मैं कहूँ तो कुल मिला के 2 ही टॉपिक आपके आने वाले हैं, ठीक है। 2 ही टॉपिक आपके इस चैप्टर के मेन है। पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, ये आपका आपको लिखना भी आ जाता है, व्हाट स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपको लिखना भी आएगा भी क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। पहले हमने प्राइम नंबर पढ़ा था बेटा। प्राइम नंबर हमने पढ़ा है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इनके 2 ही फैक्टर होंगे बेटा। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक नंबर 2 था, एंड नंबर इटसेल्फ। ये इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 होता है और एक नंबर 2 होता है, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर आपके कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7। ये आपके प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, ये भी आप पा सकते हैं। 2, 3, 5, 7, ये सब आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड दैट इज 2। कई बच्चे 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और एक और बात बेटा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम या ओनली इवन प्राइम नंबर वो भी हमारा 2 ही है, ठीक है। 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद आपका कंपोजिट नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एज द, साथ साथ नोट करते चलेंगे, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इकलौता ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी। सब बच्चे नोट कर लें,
पूरा एक एक टॉपिक मैं आपको बताता चलूंगा बेटा, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया जिनके दो फैक्टर होते हैं, वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। सेकंड, इसके जो प्राइम नंबर के हमने एग्जांपल लिए 2 3 5 7, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और सेकंड, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कंपोजिट नंबर का, इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, मोमेंट। हाँ जी, चलो अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कौन से नंबर कंपोजिट होंगे बेटा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स। और यहां पे भी आ जाता है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, वो 4 है। तो कौन कौन से होंगे इसमें, 4 6 8 9। 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, मान ली 2 नंबर ऐसे हैं आपके जो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे बेटा, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी आपने एक चीज मैं लिख देता हूं, पहला तो क्या है, 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। मैंने पहले भी कहा था, जो आज की क्लास देख लेगा वो 6 नंबर अपने पक्के करके जाएगा बेटा। आज की क्लास के बाद भी आपका 6 नंबर तो पक्का हो गया है, आपको रियल नंबर दोबारा से पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, और इसके बाद एक है हमारा जो 1 है ना हमारा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न ये प्राइम है और न ही ये कंपोजिट है। 1 हमारा जो है न तो प्राइम है और न ही ये कंपोजिट है, ठीक है। ये जो क्यों नहीं है ये, क्योंकि जैसे मैंने अभी किया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्राइम नंबर है उनका 2 फैक्टर होता है, और जो कंपोजिट नंबर है उनका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो 1 तो किसी कैटेगरी में नहीं आ, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ये ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, यहां से 3 क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक आपका आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा आपको, कौन कौन से क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये देखो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। 2 क्वेश्चन यहां से बनवा दिए मैंने आपके, देखो एमसीक्यूज। उसके बाद है आपका बेटा ये 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 6 है। एक लास्ट वाला है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये तो थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए थी, और ये इन चारों ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है बेटा जी, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है बेटा, हाँ बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा है ना भाई, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसमें क्या रहता है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ये। अब इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। और आप ये यूज क्लास 4 से करते आ रहे हो, ठीक है, क्लास 4 से आप इसका यूज करते आ रहे हो, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हाँ जी, यूज FTE, fundamental theorem of arithmetic, to find HCF and LCM
ऑफ गिवन, ये जो नंबर्स है उनके हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं इससे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि फुल फॉर्म तो सभी को आती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide the given number, ठीक है। जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है वो ग्रेटेस्ट नंबर, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। जैसे मुझे मान लिया 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है ना, मुझे कैसा नंबर फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो एचसीएफ होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बेटा, द लिस्ट नंबर। एलसीएम हमारा लिस्ट नंबर होता है, द लिस्ट नंबर which is divisible by the गिवन, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी एलसीएम। जैसे मुझे एलसीएम लेना है 24 और 36, तो मुझे 24 और 36 का एलसीएम लेना है ना, तो मुझे एक ऐसा नंबर देखना है जो दोनों से डिवाइड होता हो। वैसे तो बहुत सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे दोनों से, लेकिन हमें लिस्ट नंबर देखना होता है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि आपको डेफिनेशन सभी बच्चों को पता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है एलसीएम, क्या द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, ठीक है। हो गया बेटा क्लियर, एचसीएफ एलसीएम दोनों क्लियर। अब जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। पहले हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इसमें आपका है ना फैक्टर ट्री भी आता है, कई बार इसमें फैक्टर ट्री कंप्लीट करना आ जाता है आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका, आपको जो है 140 के फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर ट्री बनाना कैसे है, जैसे 140 है, कैसे बनाते चलेंगे। 140 इधर हमेशा प्राइम नंबर रखते हैं, इधर आपका 70 आ गया। कई बार इसको कंप्लीट करना जाता है, कई बार इसको कंप्लीट, देखो अब इसकी करेंगे तो इसका एक बनेगा 2 और इधर क्या बच जाएगा बेटा, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ 35, फिर 35 के फैक्टर करते हैं बेटा जी, तो इधर आ गया आपका 5 और इधर आ गया आपका 7। जब दोनों आपके प्राइम आ गए ना, तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, ये प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब रही बात भी ये कैसा आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, वो बता देता हूँ बेटा, भी कैसे जो है आपका ये क्वेश्चन उसकी फॉर्म में आ सकता है बेटा जी, ठीक है। अब जैसे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक एक चीज कंप्लीट करते चलेंगे बेटा, और आज की क्लास के बाद 6 नंबर पक्का, ठीक है। चलिए अब मुझे जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड, आपके पास एक फैक्टर ट्री गिवन है, एक फैक्टर ट्री आपके पास गिवन है, तो नंबर एक्स है, ठीक है, यहाँ 5 2 7 8 3, ओके बेटा, ये 2 7 8 3 से फैक्टर कर रखे हैं। हाँ बेटा जी, y एंड 253, इसके बाद है 11, ये है 11 और यहाँ पे है z। तो ऐसे हमें x y z की वैल्यू निकालनी है बेटा जी, ये 2 मार्क्स में आपका आ सकता है, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन हम करते चलेंगे, ओके। अब जैसे कि हमें यहाँ से पता है भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है आपका वो यहाँ पे आएगा बेटा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है ना, ये x के फैक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 7 8 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका x का वैल्यू हो गया बेटा, तो x आ गया आपका 13915। ठीक है, ये आ गया 13915। क्लियर। इसके बाद हमें निकालना है y। अब y क्या है, इसका फैक्टर है। 2783 के दो फैक्टर है, एक y है और एक 253 है। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y निकालने के लिए ये है 2783 डिवाइड बाय 253। इसको 253 से डिवाइड करो, तो 253 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 253 बन गया 253, तो 11 आ जाएगा। यहां से इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आपका 11 आ गया, तो ये आपका 11 आ गया बेटा जी। ठीक है, समझे, देखो 11 लिख दिया ना यहाँ पे। हाँ बेटा, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अब 253 को फिर से हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 253 डिवाइड बाय 11, ये आपका z आएगा, तो यहाँ पे 23 आ गया, z का वैल्यू 23। समझे, तो ऐसे हम जो है फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, प्राइम फैक्टर करना आ गया सभी को, कैसे हम जो है फैक्टर ट्री को कंप्लीट करते हैं ये भी हमें आ गया। हो गया ना बेटा, तो यहां तक लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आ जाता है, या फैक्टर ट्री बनाना आ जाता है, फैक्टर ट्री में अननोन वैल्यू निकालनी आ जाती है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है भी उसका यूज कहां करना है, अब उसका यूज करना सीखेंगे। कहां करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करना है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन से बता दो ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 एंड 360। ये दो नंबर्स हैं, तो इनका हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम लेना। पहले तो दोनों के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर हमने किए, ये हमने क्लास 4 में स्टार्ट कर दिया था ना। तो 2 पे डिवाइड करेंगे 72, 2 पे 36, 2 पे 18। जिस बच्चे ने रियल नंबर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ना और आज की क्लास को देख लेगा ना, तो उसका 6 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके करते हैं बेटा, 2 पे 180, 2 पे 90, 2 पे 45, 3 पे 15, 3 पे 5 एंड 5 on the front। ऐसे हमने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अब हमने फैक्टर किए 144, ये 144 के फैक्टर आ गए। ठीक है, फिर 360 के फैक्टर करते हैं। हाँ जी, ये 350 के फैक्टर हमने किए थे बेटा। हाँ बेटा, ये 360 के फैक्टर हमने किए, 3 टाइम 2 आया, 2 टाइम 3, 1 टाइम। ये फैक्टर। अब रही बात एचसीएफ और एलसीएम लेना कैसे, समझना है। एचसीएफ में देखते हैं मिनिमम पावर, इसमें 2 का पावर 4 है, 4 बार है 2, इसमें आपका 3 टाइम है, तो हम क्या लेंगे बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, तो 3 टाइम है, तो हमने लिया 3 टाइम। ठीक है, दूसरा 3 आपका यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिया जाएगा। 5 यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो 0 टाइम लेंगे, मतलब लेना ही नहीं है, 5 लेना ही नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, फुल टाइम। एचसीएम में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम और एलसीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ये होगा बेटा 2 जब 4 टू जाएगी, 3 जा 24, 3 जा 70, तो आपका एचसीएफ आ गया 70। आपका जो एचसीएफ है ना वो 72 आ गया। ठीक है, अब लेते हैं इसका एलसीएम बेटा जी। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में क्या कर लेते हैं बेटा, एलसीएम में क्या लेंगे बच्चे, मैक्सिमम पावर लेंगे। जैसे 2 इसमें आपका 4 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, तो 4 टाइम लो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे बच्चा, यदि आप ऐसे करोगे ना, वो करते ना कॉमन लेने वाला, उसमें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, एचसीएम में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, एलसीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ये आपका 4 टाइम हो गया,
और 3 हमारा यहाँ 2 टाइम, यहाँ भी 2 टाइम, तो 2 टाइम लेंगे बेटा। इसके बाद हम चेक कर पा रहे हैं 5, इसमें 0 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 144, 5 जा 720। तो आंसर इसका आ गया 720। ये आपका एलसीएम आ गया बेटा, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब जब हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं ना, आप यहां से चेक करो बेटा, कि जो एचसीएफ और एलसीएम, इनसे रिलेटेड दो चीजें हम यहां से नोट करते हैं। एक तो हमेशा ध्यान रखो कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द एचसीएफ। दो नंबर है, जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा 720 72 से डिवाइड हो रहा है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी निकल गया बेटा जी, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी निकल गया। जैसे क्वेश्चन आ गया, कैन 30 एंड 180 be HCF and LCM of two numbers, of two numbers। क्या ये दो नंबर का HCF और LCM हो सकता है? तो क्या चेक करना है, अभी बताया है मैंने आपको कि जो LCM है ना, HCF से हमेशा डिवाइड होता है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया 180 को 13 से डिवाइड करके देखा, 13 हो जाए 13, 5 रिमाइंडर बचा है। ये तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ये तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आप रीजन भी देना चाहते हैं तो रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज LCM इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द HCF, और ये हमेशा डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा जी, आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है जो HCF मल्टीप्लाई LCM, हम बात कर रहे हैं दो नंबर्स की, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां से जैसे टू नंबर्स में होता है, आप यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड, मल्टीप्लाई सेकंड, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे हम, किस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, हर तरह के क्वेश्चन हम साथ साथ निपटाएंगे, ठीक है, ओके बेटा। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, given that HCF of 306 and 657 equals 9, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड LCM of 306 and 657, तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी लिखा है, we know that HCF multiply LCM equal first number multiply second। यहां से कुछ भी निकालना आ सकता है, कुछ भी निकालना आपको आ सकता है, हो सकता है सेकंड नंबर निकालना आ जाए, ठीक है, तो आप वैल्यू लगा देंगे बेटा। जैसे कि HCF मेरे पास 9 है, LCM मुझे फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर मेरा 306 है, सेकंड नंबर मेरा 657, ठीक है। ये वेरीफाई भी करना चाहते हैं कई बार, ठीक है, तो आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां से यदि हम बात करें एलसीएम की, तो 306 into 657 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दें, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है, 34 आ गया, ये 34 आ गया। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 657 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई करके देख लेना 338, ठीक है, ये इसका एलसीएम, ठीक है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन
सिर्फ स्टेटमेंट ही तो चेंज होगी, क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे आगे हम बढ़ते चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ जी, ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम का खेल खत्म। ठीक है, कई बार प्राइम कंपोजिट तो हम पता लगा ही लेंगे बेटा, जैसे ये आ जाता है, अभी ये प्राइम है कंपोजिट है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, उसको हम सोल्व करके भी देख लेंगे। कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसके लिए हम फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके लिए हम फैक्टर्स कर सकते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है, 2 मार्क्स में आ सकता है आपका, कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ a number can end with the digit 0, एक नंबर 0 पे कब एंड होगा बेटा, if 2 and 5 are its factor, 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप, यदि उनके फैक्टर 2 और 5 है तो लास्ट में 0 मिलेगा, 100% 0 मिलेगा, उनके लास्ट में आपको 0 मिलना ही मिलना है। ठीक है बेटा, जैसे मान लिया अभी क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आपका आ गया, check whether 6 raised to power n and with the digit 0। ठीक है, हमें चेक करना है ये 0 पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये हमारा 0 पे एंड हो सकता है, तो उसके लिए चेक करते हैं बेटा जी। कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने लिखवा था आपको, सॉल्यूशन कर लेते हैं, बिल्कुल सेम उस पे चलना है जैसा मैंने आपको लिखवाया है। आप कंडीशन लिखेंगे, इफ अ नंबर ends with the digit 0, then 2 and 5 must be its factor, तो 2 और 5 इसके जो है फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम यहां से चेक कर पा रहे हैं जो इसके फैक्टर्स है ना, बट फैक्टर्स ऑफ 6 raised to power n क्या क्या फैक्टर बनता है, 2 into 3 होंगे ना बेटा इसके, यानी कि इसके फैक्टर जो है 2 की पावर n, 3 की पावर n, 2 और 3 आएंगे, चाहे जितने मर्जी टाइम आए, 4 टाइम आए, 5 टाइम आए, 6 टाइम आए, तो इनके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता था, 0 पे कब एंड होगा, 5 भी फैक्टर होना चाहिए, तो 5 तो नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, सेंस 5 as not a factor of 6 raised to power n, so it cannot end with the digit 0, ये 0 पे एंड है। ठीक है, सो सिंपल, लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए बेटा, पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, 1 आवर की क्लास है, लगभग 1 आवर में हमारा पूरा रियल नंबर मैंने कंप्लीट करवा देना है। हाँ बेटा जी, ऐसे ही जो नंबर ये तो 0 पे एंड हो रहे थे बेटा, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है, इफ a number can end
with the digit 2 if with the digit 2 if 2 is as one of the factor, ठीक है, वन ऑफ इट्स फैक्टर लिख सकते हैं आप, वन ऑफ इट्स फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स फैक्टर ऐसे ही कोई नंबर 5 पे कब एंड होगा, नंबर वैसे नंबर कैन एंड ऐसा नहीं होगा ही होगा, 2 पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वैसे 2 पे तो लगभग जो है 4 के चलो ठीक है। आगे देखो आ नंबर कैन एंड with the digit 5 if 5 is as one of its factor, इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, एक फैक्टर इसका 5 होना चाहिए। दो वाला तो बहुत कम आता है, आप ये वाला कर सकते हो क्योंकि दो वाले में कुछ एक्सेप्शंस भी, ठीक है, 2 वाले में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जैसे 4 हाँ 2 वाला काफी कम आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे सेम प्रोसेस मैंने बताया था ना, वही प्रोसेस आपका यहाँ पे भी रहेगा, सेम रहेगा। If a number can ends with a digit 2, then 2 must be factor, तो आप चेक करके देखेंगे उसके फैक्टर 2 है तो ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका था बेटा जी, लगभग हमने इस तरह के क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं बेटा। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा जी इरेशनल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स एंड देयर प्रूफ। बस दो तरह के क्वेश्चन आने हैं, एचसीएफ एलसीएम आना है, और एक और जो आपके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ना, जिसे हमें निकालना है, देखो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे आपकी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। यदि हमें निकालना है डिवाइजर, डिवाइड करने वाला निकालना है, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हमेशा ध्यान रखो। और यदि हमें निकालना है डिविडेंड, मतलब जो नंबर डिवाइड होगा, डिविडेंड निकालना है तो हमें निकालना है एलसीएम, तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो बेटा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लिया आपका फाइंड द largest number which divides, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया which divides, आपको यही से समझ जाए, which divides, जो डिवाइड करता है that is divisor, और डिवाइजर लेना है तो HCF फाइंड करना है, ठीक है। which divides 398 or 36 and 542, living remainder 7, 11 and 15 respectively, 7, 11 and 15 respectively, यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें से 7 माइनस करना है, इसमें से 7 माइनस करना है, इसमें से 11 करना है, इसमें 15 करना है, ठीक है। और बाद में इनका एचसीएफ निकाल देना है, क्योंकि हमें तो वो नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइजर फाइंड करना है, और जब डिवाइजर फाइंड करना है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। और जब हमें निकालना है डिविडेंड, डिविडेंड निकालना है तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, सॉरी एलसीएम। तो इस केस में हमने क्या फाइंड किया बेटा, एलसीएम, और ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब कई केस ऐसे भी होंगे जिसमें हमें एलसीएम निकालना होगा, किस तरह का क्वेश्चन वो आएगा उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। find the
लिस्ट नंबर which when divided by 8, 12 and 15 leaves remainder 3 in each case. अब ऐसा आ गया बेटा, हमें क्या निकालना है, देखना जरा हमें क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है जो तीनों से डिवाइड होगा, और जो डिवाइड होता है क्या होता है वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड। तो इसमें डिविडेंड निकालना यानी कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नंबर नहीं देखना जो पूरा डिवाइड हो, हमें तो ऐसा देखना जब 3 रिमाइंडर आए, तो रिमाइंडर बचाना दे दिया, 3 और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे और 3 ऐड कर देंगे, ये हो गया बेटा जी आपका। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो आएगी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड समझ आ गया। डिवाइजर एंड डिविडेंड पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं भाई, जो डिवाइड करता है दैट इज डिवाइजर, जो डिवाइड होता है दैट इज डिविडेंड, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जी आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स एंड देयर प्रूफ्स अब इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आने के 99% चांस है, ठीक है। अब तक जो हमने किया 3 मार्क्स का कर लिया है, 3 मार्क्स कहीं से, ठीक है। जो भी टॉपिक करने वाले 3 मार्क्स, आज के 6 नंबर पक्का 6 मार्क्स पक्का करके जाने हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, हम ज्यादा उसमें नहीं जाते, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है जो √5 है ये इरेशनल है, ठीक है। अब जैसे कि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं भाई, रियल नंबर में कैटेगरी कौन कौन सी है, या तो नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, है ना, या नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ठीक है। तो करते हैं बेटा जी, हम थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे था, ठीक है। चलिए लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी टू कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी होती है कोई शर्त पे, ठीक है, कोई कहते हैं ना कंडीशन हमें लग रही है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, let us assume the contrary that √5 वो इरेशनल नहीं है, रैशनल इज रैशनल, हमने सपोज कर लिया भाई ये हमारा रैशनल है। रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा भाई, किस फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, तो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो तो p बाई क्यू की फॉर्म में, और कंडीशन क्या रखी है हमने, क्या कंडीशन रखी है, तो भी जो p और q है ना, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ये हमारे को प्राइम कौन से नंबर होते हैं बेटा, जिनका कुछ कॉमन ही नहीं होता, ठीक है, मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे नंबर के पेयर को बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। तो हमने यहां से इसको सपोज कर लिया भी को प्राइम है, किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं, ठीक है। थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, इनके साथ पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो पहले हम उस फाइल को ले आए इस साइड, ठीक है, क्यू को ले आओ इस साइड, √5 इक्वल p, ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये तो बन जाएगा 5q², ये p² के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 5q² हमारा p² के इक्वल। कोई प्रॉब्लम है बेटा जी, ठीक है। हमने स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 5 q² इक्वल p², ऐसा कुछ बन गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बेटा,
अब यहाँ से जो हमारा हम चेक कर पा रहे हैं, जैसे मान लिया 6 है, 6 मेरा 2 into 3 है, इसका मतलब क्या है 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे है कि हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं हमारा 5q स्क्वायर है ना, p स्क्वायर इक्वल, यानी कि जो p स्क्वायर है ना वो 5 से भी डिविजिबल है और q स्क्वायर से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे बेटा, हम चाहिए यहां से हम देखेंगे जो हमारा p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्या होगा बेटा, p भी डिविजिबल होगा, p इज डिविजिबल बाय 5। लो, थोड़ा सा हमने जानकारी हासिल कर ली, p तो हमारा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 5 p से डिविजिबल, p जो है 5 से डिविजिबल है ना, तो p 5 का मल्टीपल होगा, p हमारा हो गया 5 mk। ठीक है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो पुट कर दो बेटा, पुटिंग p इक्वल्स 5m इन इक्वेशन, लो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, p की जगह 5m रख दिया, रख देते हैं, p की जगह 5m, क्योंकि आपका 5 p स्क्वायर था ना, हाँ p था, p को 5m रखा हमने। वेट अ मोमेंट, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे आपका p स्क्वायर था, उसकी जगह 5m का स्क्वायर आ गया, और ये इक्वल था हमारा q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। ये हमने p की वैल्यू लगाई है बेटा, ये p की वैल्यू लगाई है। ठीक है, 5m, तो कितना होगा 25m स्क्वायर, और ये हो गया 5q स्क्वायर। ये देखो बेटा, p की जगह 5m हमने लगाया है, यहाँ पे p की जगह 5m लगा दिया, ये p की जगह 5m, तो 5m का स्क्वायर किसके बोला, 5q स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, 5 से कैंसिल कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 5 करते हैं, तो 5m स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, q स्क्वायर के। वही सिचुएशन फिर से आ गई, ये जो q स्क्वायर है ना 5m स्क्वायर के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर क्या है, ये डिविजिबल है 5 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, q भी डिविजिबल होगा तभी तो होता है q स्क्वायर, q इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि q p और q हमारे कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहां से चेक कर पा रहे हैं p भी 5 से डिवाइड है, q भी 5 से डिवाइड है, ये तो गलत हो गया भाई, हमने तो कुछ और सपोज किया था, हमने तो सपोज किया था p और q किसी से डिवाइड ही नहीं होते, तो कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवारें कैसे हो सकती है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं p और q कोप्राइम है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, बोथ p and q are divisible by 5, which contradicts the fact that p and q are co-prime, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, मतलब गलत सपोज किया था हमने, इज इम्प्लाइड दैट आवर पोजीशन इज रॉन्ग। ये हमने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था हमने, क्या सपोज किया था हमने, कि जो √5 है उसको हमने रैशनल प्रूव किया, वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या होगा, कैसा होगा बेटा, रैशनल नहीं है, इसका मतलब √5 इरेशनल, तो √5 इज इरेशनल, ये आपका इरेशनल। ठीक है, ये प्रूव, हेंस प्रूव, ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, √5 की जगह √2 √3 √13 कुछ भी आए सेम रहेगा, √2 वाले में बस आपका 2 आ जाएगा 5 की जगह, जहां आपका
25 आया था वहां 4 आ जाएगा, 3 वाले में 9 आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिकेप कर देता हूं। देखिए बेटा, हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। अब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं भाई, नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। हमने सपोज कर लिया √5 हमारा रेशनल है, इरेशनल है ही नहीं, ठीक है। और क्या कंडीशन रखी, √5 रेशनल है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म के इक्वल होगा बेटा। और पी और क्यू क्या है यहाँ पे, कोप्राइम है। पी और क्यू क्या है, कोप्राइम, ठीक है बेटा जी। तो यहां से हमने क्या किया बच्चा, इसको थोड़ा सा सफल किया, क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो गया बेटा, √5 क्यू हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दी, फिर 5 क्यू स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। हमने यहां से पता लगा लिया कि जो पी स्क्वायर है 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि पी स्क्वायर हमारा जो है क्या हो रहा है बेटा, वो 5 से डिविजिबल है और क्यू स्क्वायर से, ठीक है। तो पी स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है, तो पी भी डिविजिबल होगा। अब जो नंबर 5 के डिविजिबल हैं वो सभी 5 के मल्टीपल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा p की जगह 5m, p के प्लेस पे 5m लगा दिया बेटा जी। इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे जो मेरा p है ना, ये p के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया बेटा, इसके प्लेस पे हमने 5m लगा, 5m स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर, 25m स्क्वायर हुआ 5q स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दिया, 5m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर क्या डिविजिबल है, सेम सिचुएशन आ गई फिर से, क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल तो क्यू भी होगा। अब हम यहां से चेक कर पा रहे हैं पी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल है। अरे रे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सपोज कर लिया था पी और क्यू तो क्या है, कोप्राइम है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, हमने गलत सपोज कर दिया। both p and q are divisible by 5 which contradicts the fact that p and q are coprime। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा ही कर दिया हमने, उल्टा पुल्टा कर दिया है ना, गलत सपोज कर दिया हमने। तो पोजीशन इज रॉन्ग, पोजीशन रॉन्ग है, उल्टा सपोज कर लिया था हमने। √5 को रेशनल लिया था, रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, वो इरेशनल होगा। सो √5 इज इरेशनल, हेंस ये प्रूव हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो इसके साथ ही आपका √5 के साथ √2, √3, √13 ये 3-4 आते हैं। √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, √13 आता है, √3 भी आ जाता है, ठीक है, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सब आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, चले आगे, आगे चले बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा जी। हाँ बेटा, अब इनसे इनका यूज करके कैसे हमें इनको इरेशनल प्रूव करना है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो हमने पता लगा दिया, देखो ठीक है, सो दैट 5 + 3√2 is as an irrational number। ये दो तरह से आ सकता है, एक तो आपको गिवन दैट भी हो सकता है, नहीं तो आपने इसको लेके चलना है कि हमने सपोज कर रखा है भाई ये √2 तो हमारा इरेशनल है ही है, ये तो इरेशनल है, इनको लेके चलना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन भी चलना है। हाँ जो बच्चे वीडियोस देखिए बेटा, 6 नंबर पक्का करके जाए, तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। जो बच्चे डर रहे हैं ना भैया अब मैथ्स में क्या होगा, कोई बात नहीं, सोहन सर है ना, उनको बोलना आपने भी सोहन सर है, वो आपका मैथ्स नाम का जो फियर है उसको दूर भगाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहता है, इसको कर लेते हैं। हाँ जी, तो अभी हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 5 + 3√2 एस इरेशनल। हमने सपोज कर लिया ये इरेशनल, तो किस फॉर्म में होगा बेटा, इरेशनल है तो किस फॉर्म में होगा बेटा, किस फॉर्म में होगा, 5 + 3√2 ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा बेटा, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। और p और q क्या है, p and q आर को प्राइम, थोड़ा समझा एक बार है ना, हाँ जी।
बड़ा पी एंड क्यू आर को प्राइम, यहाँ पे पी और क्यू आपके को प्राइम। तो इसको भी थोड़ा सा करते हैं, रूट वाले भी साइड करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया बेटा, को एक साइड लेके लिया, ठीक है, क्यू एलसीएम आ गया, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 5 पी माइनस 5 क्यू, ऐसा ये है 3 प्लस रूट, ठीक है। अब यहां से यदि हम बात करें बेटा, और 3 √2 था ये, एक मिनट, ये 3 √2 था, ये है आपका 3 √2, ठीक है। अब 3 को ले जाएंगे राइट साइड, पी माइनस 5 क्यू अपॉन ये 3 डिवाइड में जाएगा 3 क्यू, ऐसा कुछ बनेगा। अब पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स थे, 5 है क्या इंटीजर्स, सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो, इंटीजर में इंटीजर को प्लस करो, माइनस करो, हमेशा रेशनल ही आता है। तो बीइंग इंटीजर्स, लगता था p माइनस 5q अपॉन 3q, ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब आपके इंटीजर्स हैं, p माइनस 5q अपॉन 3q। ये कैसा हो गया बेटा, तो ये आपका रेशनल हो गया। अब ये तो आपको पता है ना, बीच में इक्वल टू का साइन था भाई, बीच में इक्वल टू का साइन था, ये देखो, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए ना। देन √2, तो √2 तो रैशनल होना चाहिए, मस्ट बी रैशनल, which contradicts the fact that √2 is irrational। इसको एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन जहां पे होगी हमारी पोजीशन को, आवर पोजीशन इज रॉन्ग। पोजीशन रॉन्ग हो गया। क्या सपोज किया था हमने, क्या सपोज किया था बेटा, हमने सपोज कर लिया था ये तो रैशनल है, तो then 5 plus 3 √2 is irrational, तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन, या फिर आपका सिंपल √2 √3 √5 इनको इरेशनल प्रूव कर, ठीक है बेटा जी। तो ये लगभग मैंने टॉपिक आपको रिवाइज करवा दिया है बेटा। बाकी आपने क्या करना है, यदि आप लोगों को वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बाकी फ्रेंड्स के साथ आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।